विद्यार्थी मित्रों, आज का वीडियो हमारा होगा मांग की सापेक्षता के विषय में। तो यहाँ पर हम मांग की सापेक्षता, मांग की मूल्य की सापेक्षता और उसके बाद इसके प्रकार, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले तो मांग की सापेक्षता। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसके में कि मांग को असर करने वाले परिबलों में परिवर्तन करने से मांग में होने वाला परिवर्तन मांग की सापेक्षता कहलाता है। तो अभी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि असर करने वाले परिबलों, इसमें सब आ गए, कीमत आ गया, कीमत के अलावा अन्य परिबल भी आ गए। तो उनमें अगर परिवर्तन होता है तो फिर मांग में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मांग की सापेक्षता कहते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मांग जो है ये आधारित परिबल है। क्यों आधारित है? क्योंकि ये कीमत पर आधारित है। कीमत घटे, कीमत बढ़े तो इस पर असर होने वाला है। उसी तरह से अन्य परिबल पर आधारित है। अन्य परिबल में परिवर्तन होगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा। इसलिए मांग को हम क्या कर सकते हैं, ये आधारित परिबल के रूप में जानते हैं। उसके बाद है कि परिबलों के अनुपात को मांग की सापेक्षता कहते हैं। तो यहाँ जो परिबल यानी कि जो उनके बीच अनुपात बनेगा, उसी अनुपात को आपको सापेक्षता समझना है। तो ये हुई मांग की सापेक्षता। अब आता है मांग की मूल्य सापेक्षता। अब ये क्या है? तो सबसे पहले जिसके अंदर मांग का नियम हमें पता है कि अन्य परिबल यथावत रहें और वस्तु की कीमत बढ़े तो मांग में संकुचन होता है, वस्तु की कीमत घटे तो मांग में विस्तार होता है। तो ये नियम तुमको पता है। लेकिन कीमत और मांग में परिवर्तन कितना होगा ये हमें पता नहीं होता है कि वस्तु की मांग बढ़े, कीमत बढ़े तो फिर मांग में कितने प्रमाण में संकुचन होगा और कीमत घटने से कितने प्रमाण में उसका विस्तार होगा। इस चीज को ये नियम नहीं बताता है, ये नियम नहीं दर्शा पाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र कहते हैं इसको। और ये सूत्र है कि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, ये प्रतिशत में रहेगा या टकावारी में रहेगा। तो मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अगर हम ये सूत्र का उपयोग करें जो कि मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र है, तो हमें पता चलेगा कि कीमत के वजह से कितना परिवर्तन मांग में हुआ, ये हम जान सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कीमत में 1% की कमी हुई और मांग में 4% की वृद्धि हुई, तो सूत्र हमारे पास है। तो मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 4 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ 1। तो इस तरह से कितना उत्तर आया 4। अब आपको ध्यान रखना है कि 4 आपको इस तरह से लिखना है, ये निशान करके, क्योंकि ये जो भी अंक आएगा ये शुद्ध अंक प्राप्त होगा आपको। ये फॉर्मूला लगाने से या मांग के मूल्य सापेक्षता का जब हम सूत्र लगाएंगे तो हमें प्राप्त होने वाला अंक शुद्ध अंक प्राप्त होगा। या हमको किसी इकाई को लिखने की जरूरत नहीं है, रुपया, किलोग्राम, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत हमको नहीं होती है। तो ये आपको मांग की मूल्य सापेक्षता की ये व्याख्या और सूत्र हो गया। अब इसको हम समझते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे देंगे। तो इसकी व्याख्या देंगे तो हमें पता है कि प्रोफेसर मार्शल ने वस्तु के मांग का नियम के बारे में उन्होंने जानकारी दिया। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार वस्तु की मांग की मूल्य सापेक्षता कम और अधिक होने का आधार कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन कम हो या अधिक हो। जैसे मान लो कीमत घटी या कीमत में परिवर्तन हुआ तो फिर मांग में या तो कमी होगी, जो कमी हुई कीमत बढ़ने से वो कम हुई, कम प्रमाण में हुई कि अधिक प्रमाण में कमी हुई हो, तो इस कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाली कमी अधिक या कम हो उस पर रहता है। तो आपको ये समझना है अच्छी तरह से कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो फिर मांग में कमी होती है। अब वो कमी अधिक है या कम है, या अधिक प्रमाण में कमी हुई या कम प्रमाण में कमी हुई, ये। और दूसरा कि वस्तु की कीमत घटने से वस्तु के मान में वृद्धि होती है। अब वो वृद्धि कम प्रमाण में हुई
या वो वृद्धि अधिक प्रमाण में हुई तो इस पर ये आधार रखता है। तो ये मूल्य सापेक्षता की आपको व्याख्या बताना है, यानी कितने प्रमाण में कमी या वृद्धि हुई है वो प्रमाण आपको इसके अंदर दर्शाना होता है। तो सूत्र हमने ऊपर देख लिया, वही सूत्र होगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये इसका सूत्र हो गया। अब आता है मांग की मूल्य सापेक्षता के प्रकार, इसको हम समझते हैं बहुत संक्षिप्त में, और इसमें हम आकृति और जो इसकी व्याख्या का उपयोग करेंगे। तो पहला नंबर आता है संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग। आपको अच्छी तरह हेडिंग याद रखना है, संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग। वस्तु के मूल्य में अत्यंत कम परिवर्तन हो, यानी बहुत कम परिवर्तन हो, उसके बाद वस्तु की मांग में अमर्यादित परिवर्तन हो जाता है, तो क्या समझेंगे हम उसको हम समझेंगे कि संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग है। यानी यहां पर हमको जो मूल्य प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा, तो वो मांग की मूल्य सापेक्षता हमको अनंत मिलेगी, इन्फिनिटी मिलेगी हमको। इस प्रकार से कि मांग वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं रखती है, यानी बाजार में आपको ऐसी मांग यानी इस तरह की परिस्थिति नहीं मिलती है, लेकिन जब संपूर्ण स्पर्धा होती है तो उसको समझना हो तो ये उपयोगी होता है। अब इसी चीज को हम आकृति के माध्यम से देखते हैं, इसको हम चित्रों से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर y है और यहाँ पर x है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि वस्तु का जो मूल्य है, तो वस्तु के मूल्य में बहुत मामूली परिवर्तन हुआ है। मान लो कोई भी वस्तु जो है 10 रुपये 10 पैसे की है, 10 रुपये 10 पैसे की है, उसमें 10 रुपया उसकी कीमत 10 रुपया 5 पैसा हो गई, तो कितना अंतर हुआ, खाली 5 पैसे का फर्क पड़ा, बस थोड़ा सा फर्क पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़े से परिवर्तन की वजह से ये जो मांग रेखा है, तो मांग में अत्यधिक परिवर्तन या अमर्यादित परिवर्तन हो जाता है। तो इसको आप ये समझा सकते हैं कि इस परिस्थिति में मांग रेखा हमेशा x अक्ष के समांतर होगी। ये देखिए x अक्ष है, उसके समांतर मांग रेखा बनेगी। तो ये जो मांग रेखा मिलेगी उसे हम कहेंगे संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग। यहाँ पर मूल्य सापेक्ष की कीमत क्या रहेगी, अनंत रहेगी या इन्फिनिटिव रहेगी। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज ध्यान रखना है, इस तरह से समझाना है। अब आता है दूसरा नंबर संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग। ऊपर हमने क्या देखा, सापेक्ष, अब क्या है अनपेक्ष। अनपेक्ष मांग में क्या है कि वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो, वस्तु की मांग स्थिर रहती है। यहाँ पर वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन हो लेकिन मांग कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। इस वजह से जो हमारा यहाँ मूल्य सापेक्षता का मूल्य मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर कीमत कितनी हो गई 10%, और उसका जो मांग में परिवर्तन कितना होगा 0%, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मूल्य सापेक्षता का मूल्य 0 रहेगा। अब इसकी आकृति देखिए, तो आकृति में कीमत और मांग, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके अंदर कि यहाँ पर मांग रेखा क्या हो गई, स्थिर हो गई है। कोई भी कीमत हो, 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 4 रुपया हो, लेकिन मांग अपनी जगह पर फिक्स है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस वजह से आप कह सकते हैं कि संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग के अंतर्गत मांग रेखा हमेशा y अक्ष के समांतर रहेगी। सापेक्ष में किसके समांतर रहेगी, x के, और अनपेक्ष में किसके समांतर रहेगी, y के। 2 प्रकार हो गए। अब आता है प्रकार नंबर 3। तीसरा प्रकार है इकाई मूल्य सापेक्ष मांग। इकाई मूल्य सापेक्ष मांग क्या बोलेंगे इसको, कि कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन समान हो। यहाँ पर दोनों में परिवर्तन कैसा होगा, एक समान होगा। जैसे कि कीमत में 1% का परिवर्तन हुआ तो मांग में भी कितना परिवर्तन हुआ, 1% ही परिवर्तन हुआ, तो दोनों में कैसा परिवर्तन हुआ, समान। यानी इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1। यानी इसकी मांग की मूल्य सापेक्षता हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। आकृति से समझें तो y अक्ष पर कीमत है, तो यहाँ पर आपको देखिए मूल जो अपनी आकृति है कि P कीमत पर Q मांग है। उसके बाद क्या हुआ कि वस्तु की मांग घटकर कीमत घटकर के P1 हो गई, तो फिर वस्तु की मांग भी बढ़कर के Q1 हो गई। जितने प्रमाण में यहाँ पर कीमत घटी
उतने प्रमाण में यहाँ पर मांग क्या हुई, बढ़ी। दोनों में कैसा रहा, समान परिवर्तन रहा। और इस तरह से ये मांग रेखा आप देखेंगे तो ये ऋण ढाल वाली मांग रेखा सामान्य मांग रेखा जैसी बनेगी। तो इसको हम कहेंगे इकाई मूल्य सापेक्ष मांग। उसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 है मूल्य सापेक्ष मांग। अब मूल्य सापेक्ष मांग क्या है, तो कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या हो, अधिक हो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कीमत की अपेक्षा मांग में परिवर्तन कैसा होगा, अधिक होगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि कीमत में 10 परिवर्तन हुआ, 10%, तो मांग में 60% परिवर्तन हुआ, 60% परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से इसकी कीमत कितनी आई, 6। यानी कि आपको यहाँ पर मांग की मूल्य सापेक्षता की कीमत हमेशा क्या आएगी, 1 से अधिक आएगी। इसलिए मूल्य सापेक्षता का मूल्य हमेशा क्या रहेगा, 1 से अधिक, ग्रेटर देन 1 आपको बताना रहेगा। आकृति देखिए इसकी, तो इसकी आकृति आप देखेंगे तो यहाँ पर y अक्ष पर इसकी मूल कीमत है P और मूल मांग है Q। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी कीमत घट करके P1 हो गई, तो इसकी मांग बढ़ करके क्या हो गई, Q1 हो गई। तो यहाँ पर कीमत और कीमत में क्या कमी हुई, थोड़ी कमी हुई, लेकिन मांग में कितनी कमी हुई, अधिक वृद्धि हुई, सॉरी, मांग में अधिक वृद्धि हुई। तो मांग का विस्तार अधिक हो गया। तो कीमत में कम प्रमाण में कमी हुई और मांग में अधिक प्रमाण में वृद्धि हुई। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये जो मांग रेखा मिलेगी इसको कहेंगे मूल्य सापेक्ष मांग। उसके बाद आता है 5वां प्रकार और अंतिम प्रकार है ये। 5वां प्रकार में आप समझेंगे ये है मूल्य अनपेक्ष मांग। मूल्य अनपेक्ष मांग में क्या बताना है कि वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम हो। यहाँ पर उल्टा है, कीमत में होने वाला परिवर्तन की अपेक्षा मांग में परिवर्तन यहाँ पर कम होगा। तो जैसे एग्जांपल हमने लिया है कि वस्तु की कीमत में 20% का परिवर्तन हुआ, यानी 20% वस्तु की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखिए मांग घट गई माइनस में, तो मांग कितनी घट गई, 5% मांग घटी। तो यानी यहाँ कीमत में ज्यादा परिवर्तन हुआ है लेकिन मांग में तो कम परिवर्तन हुआ है। तो इसका आंसर आया -1/4 और इसको जब हल करेंगे तो 0.25। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्य अनपेक्ष मांग में हमेशा जो कीमत आएगी वो 1 से कम आएगी। तो यहाँ पर देखिए <1 हमेशा इसके अंदर कीमत आएगी। और अब इसे हम आकृति में तो समझ लेते हैं। ये देखिए मूल मांग है P कीमत और मूल मांग है Q। और उसके बाद क्या हुआ इसके अंदर कि कीमत में यहाँ पर देखिए अधिक परिवर्तन हुआ है, P1 हो गया। तो मांग में यहाँ पर थोड़ा सा ही, यानी बहुत ज्यादा इसमें नहीं हुआ है, इसकी अपेक्षा कमी हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसके अंदर कि कीमत में होने वाला परिवर्तन अधिक है और मांग में होने वाला परिवर्तन कम है। और इस तरह से इसका ढाल थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, मूल्य अनपेक्ष मांग। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से मांग की सापेक्षता, मांग की मूल्य सापेक्षता और मांग के मूल्य सापेक्षता के प्रकार, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझा। और इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर मिलेंगे। नमस्कार।